नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। क्या कांग्रेस में बारी बारी सभी नेता बिछड़े जा रहे हैं? क्या आने वाले समय में कांग्रेस सिर्फ गांधी परिवार तक सिमट कर रह जाएगी? दूसरी पार्टियां चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी अपने में ही लड़ती रह जाएगी। आज मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राज्य हो या केंद्र, कांग्रेस में हर तरफ गुटबाजी सामने आ रही है। अब पंजाब के बाद, पंजाब में जो हुआ सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच, वो तो किसी से छिपा नहीं है। देखा आप लोगों ने कितना कुछ हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। अब पंजाब के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में चुनाव से पहले बगावती तेवर दिख रहे हैं। कल हरीश रावत, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट किए और मगरमच्छ कैसे उनके हाथ पैर बांध दिए, ये सब जिक्र किया। आज मनीष तिवारी, जो कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता हैं, उनके बागी सुर सामने आए। मनीष तिवारी ने ट्वीट कर आला कमान पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि असम पंजाब के बाद अब उत्तराखंड भोग पूरा ही लगाएंगे, कोई कसर बाकी ना रहे। जब मनीष तिवारी से उनके ट्वीट पर का मतलब पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि आप खुद ही मतलब निकाल लीजिए, क्योंकि सही बात है, इसमें कुछ ऐसा मतलब निकालने जैसा तो है नहीं। उन्होंने सब लिख दिया कि फर्स्ट असम, देन पंजाब, नाउ उत्तराखंड, भोग पूरा ही पाओगे, कसर ना रहे जाए कोई। एक बार मनीष तिवारी को सुन लीजिए। सार तो एक ही होता है ना, अगर तीनों ही जगह कही जाती है तो सार तो एक ही होता है। सार क्या है आपके कहने का? देखिए, ऐसा है कि आप सब लोग बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। आप लोगों को पढ़ना भी आता है और उसका विश्लेषण भी करना आता है। पढ़िए और विश्लेषण करिए। क्या लग रहा है, कांग्रेस के लिए स्थिति खराब हो जाएगी अब वहां उत्तराखंड में? हाँ, मनीष। तो मनीष तिवारी ने क्लियर कर दिया, आपको पढ़ना भी आता है, आपको विश्लेषण करना भी आता है, पढ़िए और कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा कुछ उसमें विश्लेषण करने के लिए बचता नहीं है। कुछ ऐसा घुमा फिरा के नहीं लिखा। हालांकि इससे पहले कल हरीश रावत ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और उन्होंने थोड़ा घुमा फिरा के लिखा था, संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने की बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। यह हरीश रावत ने कल ट्वीट किया था। हरीश रावत ने राजनीति से संन्यास लेने के भी संकेत दिए। उन्होंने मगरमच्छ का भी जिक्र किया। टाइम्स नाउ नव भारत में कल हम जो नवनिर्माण मंच लेकर आए थे उत्तराखंड का, वहां हमने हरीश रावत जी को भी बुलाया और उनसे पूछा कि भाई आपने क्या लिखा है ट्वीट में, कि कौन है मगरमच्छ भाई, कौन आपके हाथ पैर बांध रहा है? हरीश रावत ने मगरमच्छ की बात पर सत्ता पक्ष का जिक्र कर दिया, लेकिन संगठन में हाथ पैर रोकने की बात पर हरीश रावत ने राजनीति में बहुत कुछ पहचाने जाने की बात कही। तो एक बार सुनिए कल उन्होंने उस ट्वीट के बाद जो पहला इंटरव्यू दिया उसमें क्या कहा। मुंह फेर कर कौन खड़ा है और नकारात्मक भूमिका कौन निभा रहा है? जब इसका हमारे घर गांव में कहते हैं ना, एक वार निकाला जाता है, समय निकाला जाता है, तो ये कौन है, क्या कहा, इसका वार निकाल लेंगे, बता देंगे जब समय आएगा। तो आपके कहने का ये आप मतलब जानते हैं राजनीति में कई चीजें जो है इसमें पचानी पड़ती है, इसको हाजमे को भी मजबूत रखना पड़ता है। तो अभी देखता हूँ, जब तक हाजमा साथ देगा तब तक पचाएंगे। तो ये बताइए कि हाजमा खराब कौन कर रहा है? दिल्ली से आपकी पार्टी कर रही है कि उत्तराखंड की पार्टी हाजमा खराब कर रही है? मैं जानता हूं कि इसके बाद गुगली के बाद आप फास्ट बॉलिंग स्टार्ट करेंगी तो और मैं आप भी अच्छे खिलाड़ी हैं, आप भी अच्छे बैट्समैन हैं। ना, मैं करीब खुट वाला बैट्समैन हूं। तो हरीश रावत खुटखुट वाले बैट्समैन नहीं है, लेकिन उनको चिंता इस बात की है कि कहीं चौका या छक्का मार दिया तो अगले मैच में खिलाया जाएगा या नहीं खिलाया जाएगा। सूत्रों से खबर है कि सीएम उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से हरीश रावत आलाकमान से नाराज है और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यही वजह है कि आज हरीश रावत को आलाकमान ने दिल्ली बुलाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भी आलाकमान ने बुलाया। हरीश रावत ने भले ही जवाब सीधा नहीं दिया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मान रहे हैं कि दिक्कतें हैं और इसीलिए दिल्ली में बैठक बुलाई है। निश्चित रूप में दिक्कतें हैं, जिसका इजहार हरीश रावत जी ने किया है और मैं ये मानता हूं कि मैंने इस आशय का प्रस्ताव जो हमारे हाईकमान को भेजा है उस पर निराकरण की कार्रवाई गतिमान है और अगले 1-2 दिन में इस पर निराकरण इसका कर लिया जाएगा। इस प्रकरण के बाद
दिल्ली में एक बैठक आहूत की गई है, जिसको कि हमारे आदरणीय महासचिव वेणुगोपाल जी उस बैठक में शामिल होंगे, और उसके बाद ये उम्मीद है कि राहुल जी से भी बैठक होगी। और मैं भी चाहता हूं कि ऐसी बातों का निराकरण सब लोग साथ में बैठकर और इसको अंतिम रूप में कर दिया जाए। मैं इतना कह सकता हूं आज आपको कि इस पूरे प्रकरण की सुखद परिणति होकर कल हम आपके बीच होंगे। वहीं टाइम्स नाउ नव भारत के नवनिर्माण मंच पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर ही मगरमच्छ है। मैं समझता हूं कि उनका मगरमच्छ जो है अपनी पार्टी के अंदर होंगे, और जो मगरमच्छ उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, वो लगातार उनको खींच रहे हैं पीछे को, और उनके अपनी पार्टी के अंदर ही लड़ाई चल रही है। अब मैं तो जैसे मुख्य सेवक के रूप में हूँ, मेरी पार्टी ने तय किया है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, पुष्कर सिंह धामी लगा हूँ, मैं रात दिन जा रहा हूँ, पार्टी ने एक दायित्व दिया है, वहां तय नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने तो हरीश रावत को बीजेपी में आने का ऑफर तक दे दिया। कांग्रेस में कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही, घमासान है और उनमें अपने आपस में बिखराव है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि हरीश रावत जी अपने आप को असहाय महसूस करते हुए इसलिए उनको कहना पड़ रहा है कि मुझे संन्यास लेना चाहिए। और मैं तो सलाह दूंगा कि आदरणीय भाई साहब को कि वो वास्तव में उनको ऐसे जहां पार्टी के अंदर सम्मान न मिल रहा हो तो निश्चित है कि उनको संन्यास लेना चाहिए, और नहीं तो आ जाए वो इधर, हम उनको पूरा सम्मान देने को तैयार हैं। अब ये बातें तो होंगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि कांग्रेस में आलाकमान से नाराजगी कई राज्यों में। पंजाब में क्या हुआ सबने देखा, केंद्र में गांधी परिवार से कई बड़े नेता नाराज हैं, और अब उत्तराखंड में क्या हो रहा है सबके सामने। ऐसे में आज सवाल ये कि उत्तराखंड में बगावत का भोग लगाएंगे हरीश रावत। हरीश रावत की बगावत में कौन कौन शामिल है? चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस क्या टूट जाएगी? क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे हरीश रावत? क्योंकि तीरथ सिंह रावत ने तो उन्होंने खुला ऑफर दे दिया है। क्या कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार ही बचेगा? आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, और पंकज शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन भाई, ये क्या चल रहा है? बाकी पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस आपस में अपने में ही लड़ रही है। सुशांत जी, जब मैं आपके साथ जब उत्तराखंड के चुनाव के नतीजे आ गए, मैं आपके साथ बैठूंगा। इस चीज को आप नोट कीजिए। पंजाब में बीजेपी को उतनी सीटें मिल रही थी, प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस 0। उत्तराखंड में भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री आने वाला है। बीजेपी कुछ भी कर दे, जिस प्रदेश में बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री को 6 महीने में चेंज किया, और जो मुख्यमंत्री दावत दे रहे हरीश रावत जी को बीजेपी आया, खुद को निकाला गया 6 महीने में, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था बाई इलेक्शन जीते, वो बोलना बंद कर दिया। तहसीन भाई, 3 मुख्यमंत्री चेंज करें, 6 करें, 10 करें, उनके किसी मुख्यमंत्री ने आकर ये तो नहीं कहा कि मगरमच्छ घूम रहा है, मेरे हाथ पैर बांध दिए, ये हो गया, वो हो गया। मगरमच्छ का मतलब है जो व्यक्ति बचपन में मगरमच्छ के साथ ऐसे बताते थे खेलता था, यानी कि मोदी जी और उनकी जो विभाग है सीबीआई, ईडी। अभी यहाँ पर 2 मोदी जी के समर्थक बैठे, मेरे मित्र प्रोफेसर साहब बैठे, जो मगरमच्छ के साथ खेलता था ना सर, आप हरीश रावत को मगरमच्छ के साथ खेलना सिखाइए, उनको तो आता है खेलना। अभी कांग्रेस ने मगरमच्छ को किस तरह से टेल करना है वो सीख लिया है। लेकिन आप बताइए, देखिए आप बताइए। नहीं, लेकिन एक चीज और बताइए सर, आपने क्लियर बोल दिया कि आप उत्तराखंड के नतीजों के दिन मेरे साथ बैठेंगे, और आपने कह दिया उस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपको पता है 100%। तो क्या आपको यह भी पता है कि उस दिन हरीश रावत सीएम होंगे? सीएम वो होंगे जो लोकतांत्रिक तरीके से एमएलए तय करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में एमएलए तय करते जो संवैधानिक है, और अगर कांग्रेस ने डिसाइड किया कि मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगी तो वो निष्पक्ष तरीके से होगी। कांग्रेस इस चीज में बहुत क्लियर है, संविधान के हिसाब से जाती है। जैसे आदित्यनाथ जी को उन्होंने पहले उत्तर प्रदेश में 2017 में प्रोजेक्ट नहीं किया था। लेकिन मैं मेन चीज ये बताना चाहता हूँ, अगर मुझे प्रश्न का कोई भी उत्तर दे दे, या पंकज भाई भी बैठे कोई भी प्रश्न का उत्तर दे दे, भैया ईडी
डायरेक्टर से मोदी जी को इतना विशेष प्रेम क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट का बहुत स्पष्ट जजमेंट था कि इसका टेन्योर आप नहीं बढ़ा सकते, अपने इलीगली वॉइस वोट पे उसका टेन्योर बढ़ाया, क्यों इस तरह से? यानी कि आप ईडी के मगरमच्छ से, सीबीआई के मगरमच्छ से, आईटी के मगरमच्छ से, आपको लगता है हरीश रावत जी को डराइए, हरीश रावत जी डरने वाले नहीं, ना ही कांग्रेस डरने वाली। पर सर मसला सिर्फ हरीश रावत का नहीं है ना, पंजाब में क्या हुआ हमने देखा, उत्तराखंड में क्या हो रहा है हम देख ही रहे हैं। इसके अलावा किसी राज्य की आप बात कर लीजिए, राजस्थान में क्या हुआ वो सबने देखा, मध्य प्रदेश में दिक्कतें थी। तो ये एक राज्य की बात नहीं है सर, सिस्टम का कुछ तो इशू है सर। आप मानेंगे ना कि कुछ तो चल रहा है अंदर जो गड़बड़ है, जिसको आज मनीष तिवारी ने भी ट्वीट किया सर। बिल्कुल, मैं आपको इसका उत्तर एक लाइन में दे देता हूँ। कल मैंने नाविका जी का इंटरव्यू देखा हरीश रावत जी के साथ, और उसके बाद मेरी बात भी हुई, और हरीश रावत जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में पंजाब को लेकर कहा, जो कैप्टन साहब कर रहे थे, ये बात मैंने आपके शो में भी कहा, वो गलत था। वो पार्टी को खत्म समाप्त करने की कोशिश करते, बीजेपी के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोल रहे थे। तो कैप्टन जैसे लोगों को बाहर निकालना पार्टी का कर्तव्य था। मेरे जैसे समर्थक चाहते थे कि इस व्यक्ति को बाहर निकाले, तो अच्छा क्या पार्टी ने निकाला। वी आर 100% सपोर्टिंग द पार्टी। नहीं, एक मिनट सर, क्या आपको लगता है ये उन्होंने ठीक कहा? पंजाब के अंदर जो किसान आंदोलन बड़ा हुआ वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के कंधे पर खड़ा होकर बड़ा हुआ था सर, और आप अचानक से कह रहे हैं कि वो बीजेपी को जो है वो उनके खिलाफ नहीं बोल रहे थे। अब कैप्टन के बारे में क्या बोलूं, उनकी हिम्मत नहीं थी कभी प्रधानमंत्री को के बारे में भी बोलेंगे। ये वो कैप्टन थे जिन्होंने जलियांवाला बाग रेनोवेशन को की तारीफ की, जहां पे लोगों ने शहादत दी, वहां पे लेजर लाइट का शो हुआ, उसको कैप्टन साहब उसकी तारीफ कर रहे थे। कैप्टन साहब को निकालना कांग्रेस ने अच्छा किया, और मैं राहुल गांधी को कूडोस देता हूं कि उन्होंने कैप्टन को दूर से पहचान लिया कि किस तरह। यानी कांग्रेस में कोई समस्या नहीं है, सब अच्छा है, बस समस्या ये है ईडी और सीबीआई। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कांग्रेस में आपको कोई समस्या दिख रही है, या जो तहसीन भाई कह रहे हैं आप उससे सहमत हैं कि सब समस्या बाहर है? देखिए, तहसीन भाई कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि समस्या कुछ है नहीं, क्योंकि देखिए कांग्रेस लड़ना कहीं नहीं है, तब तो ये समस्या नहीं। लेकिन अगर लोकतांत्रिक तौर पर लड़ना है, हंसी मजाक अपने का है, मगरमच्छ खोज लें और खोज लें, लेकिन हरीश रावत जैसे बड़े नेता, और अगर को हम कहते हैं कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर जैसे नेता, उनको 4 साढ़े 4 नहीं समझ में आता, उनको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता है कि कैप्टन अमरिंदर मुंह खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे, उनको नहीं समझ में आता है कि हर्षवर्धन जी, आपके ऑडियो में कुछ समस्या है, मैं उसको ठीक कराता हूं और फिर आपके पास आता हूं। अभी आपकी आवाज कट के आ रही है। संगीत रागी जी, आपके हिसाब से कोई समस्या दिख रही है कांग्रेस में आपको? देखिए, समस्या तो कांग्रेस के अंदर, पंजाब के भी कांग्रेस के अंदर समस्या है, उत्तराखंड के अंदर भी समस्या है। पंजाब में पार्टी जो है वो बिखरी हुई लग रही है। कोई पार्टी अपने अंतिम समय में, चुनाव के अंतिम दिनों में अपना मुख्यमंत्री बदलता हो, और उसका जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो विद्रोह करके अलग पार्टी बना लेता हो। जो एक विश्वसनीय गांधी परिवार का व्यक्ति है वो छिटक करके बाहर निकल गया हो। जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोल रहा हो, उसका मुख्यमंत्री कुछ और बोल रहा हो, तो बिखराव तो है। उत्तराखंड के अंदर आप आज जो मनीष तिवारी का जो बयान है, वो उन्होंने बहुत साफ कहा कि कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है, बिखराव किस प्रकार का है, टूट किस प्रकार का है, ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने जो कहा है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक ढंग से पत्रकारों को कहा कि आप हमसे क्यों खुलवाना चाहते हैं, आप सब अच्छी तरह जानते हैं और हमसे आप बेहतर तरीके से जानते हैं। कोई कहे कि हाजमा पचाना हो, क्या कहते हैं, मगरमच्छ हो, तो मगरमच्छ कौन है? इशारा तो राहुल गांधी की तरफ ही हो रहा है, गांधी परिवार की तरफ ही हो रहा है। देखिए, कांग्रेस की पराजय कब से शुरू हुई? नहीं, पर तहसीन कह रहे हैं मगरमच्छ वो है जो मगरमच्छ के साथ बचपन में खेलता था। अरे नहीं, देखिए, मगरमच्छ ये है, देखिए पार्टी के संदर्भ में देखिएगा सुशांत जी, कांग्रेस की पराजय इस रूप में है कि कांग्रेस ने ग्रासरूट पॉलिटिक्स को कभी बढ़ने ही नहीं दिया, क्योंकि ग्रासरूट पॉलिटिक्स से जो भी निकल करके आदमी आएगा वो गांधी परिवार को चैलेंज करेगा, और गांधी परिवार ये कतई नहीं चाहता है कि ग्रासरूट पॉलिटिक्स से कोई व्यक्ति बड़ा कद का नेता ऊपर खड़ा होकर के आए जो गांधी परिवार को चैलेंज करे। तो वो जो कुछ भी रखता है कांग्रेस प्रदेश के अंदर, जो कुछ भी होगा, मुझे लगता है कि पहले कांग्रेस के अंदर खड़े होते थे,
लेकिन अब गांधी फैमिली के अंदर घड़े हैं। एक सोनिया जी का घड़ा है, दूसरा जो है वो राहुल गांधी का घड़ा है, तीसरा जो है वो प्रियंका वाड्रा का घड़ा है। यदि आप राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ प्रियंका गांधी खड़ी हैं। यदि आप सिद्धू के साथ देखेंगे तो वहां पर जो है वो राहुल गांधी खड़े हैं। तो सत्ता का जो संघर्ष, जो ये जो खेमेबंदी थी, जो गांधी परिवार से पहले बाहर हुआ करती थी प्रदेशों के अंदर, और गांधी परिवार निर्णायक भूमिका में होता तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ अच्छा है या नहीं है, ये तो छोड़िए। आप कह रहे हैं प्रश्न इस बात का पूछा जाना चाहिए कि गांधी परिवार में सब कुछ ठीक है या नहीं, उसी में तीन धड़े चल रहे हैं। ठीक है पंकज जी, आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी किसी बड़ी समस्या से जूझ रही है, नहीं जूझ रही है, या ये माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, कुछ समस्या तो है, उसकी अनदेखी करना भी ठीक नहीं है। जानबूझकर बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें कही जा रही हैं, ये भी उतना ही सही है। समस्या न होती, मुझे लगता है कि जो नौजवान प्रबंधक हैं पार्टी के चुनावों के सिलसिले में विधानसभा के, वो कुछ जरूरत से ज्यादा उत्साही हैं, और जो पुराने लोग हैं वो भी अपनी संयम और मर्यादा को उस तरह कायम रखने में सफल नहीं हो पा रहे हैं जिस तरह उन्हें होना चाहिए। ये मौका जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव सामने हैं, तब ये मौका इस तरह की बातों का नहीं है जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जब ये बातें सामने आ रही हैं तो पार्टी के भीतर एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का जो मैकेनिज्म होना चाहिए, वो किस तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पर भी थोड़ा सा शीर्ष नेतृत्व। सर, आप जो ये अति उत्साही नौजवान वर्ग बता रहे हैं, उसमें उस वर्ग में 50-52 साल के लोग भी शामिल हो सकते हैं? 50 साल के लोगों को तो आजकल नौजवान माना ही जाता है। अब तो आजकल 60-65 साल के लोगों को भी नौजवान माना जाता है, और 50 के तो आजकल नौजवान हैं ही। लेकिन मेरा कहना यह है कि देखिए, राजनीति में अनुभव का, तजुर्बे का और एक लंबी पारी खेलने का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। पुराने जो लोग हैं उन्होंने बहुत लंबा समय पार्टी को दिया है। नए लोग जो आए हैं वो हमेशा आते हैं और उनको आना चाहिए और नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। लेकिन कई बार ये होता है कि जो नए लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का पालन उस भाव से नहीं कर पाते हैं जिस भाव से आला कमान उनको जिम्मेदारी सौंपता है। कहते हैं ना कई बार कि चाय से गर्म केतली, चाय उतनी गर्म ना हो, केतली जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाती है, तो उससे कई बार राजनीतिक संगठनों में समस्याएं पैदा होती हैं। आप पंजाब का देखेंगे या अभी उत्तराखंड से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और भी बीच बीच में जहां जहां से खबरें आती हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि ये सब जो है वो एक प्रबंधन की कमी का नतीजा है। किस तरह पार्टी के अलग अलग वर्गों को, जिसमें वरिष्ठ लोग भी शामिल हैं, युवा लोग भी शामिल हैं, किस तरह एक दूसरे से सामंजस्य बैठा ठीक है सर, मैं हर्षवर्धन जी के पास जाऊं उससे पहले एक छोटा जवाब दीजिए। केतली बदल देने से काम हो सकता है क्या? कौन सी केतली? केतली तो देश की बदलनी है। नहीं, आप कह रहे थे ना केतली ज्यादा गर्म है, चाय कम गर्म है। देखिए, 7 साल से जितनी गर्म केतली है, जब उसको बदलेंगे तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। पर उसको बदलने पे तो फोकस ही नहीं है सर। वो तो चाय वाला जो है वो सत्ता पे काम कर रहा है, राज कर रहा है, और केतली जिनके हाथ में है वो अपने केतली नहीं पकड़ पा रहे। तो वही तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये मौका आपस में इस तरह की बातों का नहीं है। ये मौका पूरा ध्यान इस बात पर लगाने का है कि कैसे 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाई जाए। तो कांग्रेस के सभी नेता, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के हैं, उनको मिलजुल कर काम। पर सर, ये तो आप आदर्श बात कर रहे हैं, ये हो नहीं रहा ना। हरीश रावत भी कह रहे हैं उनके हाथ पैर बांध दिए गए, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं हाथ पैर बांध दिए जा रहे हैं। पंजाब में सिद्धू और चन्नी के बीच क्या चल रहा है वो तो दिख ही रहा है। तो आप जो कह रहे हैं वो सुनने में अच्छा है, लेकिन जो व्यवहारिक तौर पे हो रहा है वो हो नहीं रहा है। अब हरीश रावत जी को भी ये समझना चाहिए कि कांग्रेस में ये परंपरा नहीं है कि किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। तो अगर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए इतनी बेताबी है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। और फिर जो नौजवान वहां चुनाव प्रबंधन में लगे हुए हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से, उनको भी अपना काम थोड़ी संयम, मर्यादा और बुजुर्गों के प्रति आदर भाव के साथ करना। ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपके हिसाब से समस्या क्या कहां है? देखिए, अलग अलग आ रहा है। संगीत रागी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में समस्या छोड़िए, गांधी परिवार में भी समस्या है। पंकज भाई कह रहे हैं कि एक जो बुजुर्ग सेना है और जो युवा सेना है उसके बीच सामंजस्य नहीं हो रहा, उसकी समस्या है। आपके हिसाब से ये समस्या कहां है कांग्रेस में?
बड़ा कठिन सवाल आपने कर दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि चाय गरम की केतली गरम, क्योंकि देखिए संकट आप समझिए, और उत्तराखंड को चूंकि आप कोल्ड कॉफी वाले आदमी लगते हैं कुछ कुछ समय चूंकि वहाँ अखबारों में मैंने काम भी किया है उत्तराखंड में, देहरादून में। और आपको मैं एक बात बताऊं कि चाहे नया प्रबंधन करने वाले लोग हों चाहे पुराना प्रबंधन करने वाले, आज की तारीख तक तो कांग्रेस ने हरीश रावत के सामने छोड़िए उनके मुकाबिल 18-20 का भी कोई चेहरा नहीं खड़ा किया है। कोई है नहीं, किसी की हैसियत नहीं है। और अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह के प्रयोग करके, पंजाब में सरकार थी, आपने मुख्यमंत्री बदल दिया, दलित का शिगुफा छोड़ दिया, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम कुछ भी करेंगे, उस पर सिद्धू कुछ बोलेंगे, जो उनके दूसरे नेता है कुछ बोलेंगे, और ऐसी ही स्थिति आप उत्तराखंड में लेकर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस सीधे सीधे कुल्हाड़ी पर बैठ गई है। और ये गांधी परिवार के अंदर कितनी मुश्किलें हैं ये मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि ये कठिन है भाई, तीनों माता जी बेटा बेटी वो बैठे वो तय करने, लेकिन कितना बड़ा संकट है जरा आप सोचिए। और मैं ये जो बात कहने चाह रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज टैक्सी के एक ड्राइवर ने मुझसे बोली ऐसे कि कश्मीर में आतंकवादी संगठनों का कमांडर नहीं बन रहा है और कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन रहा है। उसने हंसते हुए ये बात कही, लेकिन मुझे ये बहुत गंभीर बात लगती है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की वो पार्टी जिसने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री बने, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय हो पा रहा। और आप इस संकट को जब समझेंगे तब समझ में आएगा कि ये हरीश रावत हो, अमरिंदर हो, या पुराने नेता जो भाजपाई हो चुके हैं, उनका नाम लेने का कोई मतलब नहीं, सब जानते हैं संकट कितना गहरा है। कोई डिसीजन लेने वाला नहीं, कोई ये बताने वाला नहीं है कि अच्छा चलिए एक ये कार्यक्रम हम करेंगे तो उसको कौन लागू करेगा। और ये सिर्फ उत्तराखंड की समस्या नहीं है, जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां भी, और जहां चुनाव नहीं भी है। आप सोचिए यही गांधी परिवार दिल्ली में है, बताइए ना दिल्ली में कांग्रेस क्या कर रही है। मुझे लगता है कि असली संकट उसी घर में है, असली संकट उन्हीं तीनों में है। कौन ज्यादा गड़बड़ कर रहा है ये लोग गांधी परिवार के लोग मिलकर तय करें। जो गांधी तहसीन भाई बताइए, देखिए तहसीन भाई आपको छोड़ के बाकी 3 ने तो मान लिया कि समस्या है, उस 3 में अभी 2 कह रहे हैं कि समस्या गांधी परिवार के अंदर ही है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के आपस में ही नहीं बन रही है, 3 धड़े हो गए हैं। अब आप आज अपना मन मजबूत कीजिए और खुलकर बोल दीजिए कि क्या अंदर चल रहा है। नहीं सुशांत भाई, अगर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस में इंटरनल राइवलरी नहीं है तो मैं झूठ बोलूंगा आपके शो में, ये कभी नहीं कहूंगा। ऑफ कोर्स कांग्रेस में इंटरनल राइवलरी, ठीक उसी तरह से जैसे मध्य प्रदेश में मामा जी के बीच में और कैलाश विजयवर्गीय के बीच में राइवलरी थी, ठीक उसी तरह से जैसे उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री को बदला गया, ठीक उसी तरह से जैसे कर्नाटक में येदियुरप्पा जी तब तक नहीं गए जब तक एक डायनेस्ट को मुख्यमंत्री और उनके चुने हुए मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और ईश्वरप्पा जी को बाहर किया गया। तो राइवलरी पॉलिटिकल पार्टी सबको मुख्यमंत्री मां बेटी में राइवलरी, कोई राइवलरी राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, ये नहीं है, गलत चीज। हम स्टेट की बात करते हैं, अब हम कांग्रेस में पहुंचे। मेरी बात समाप्त होनी चाहिए। कांग्रेस की प्रक्रिया है कि कभी भी मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट नहीं करता, जैसे आदित्यनाथ जी को प्रोजेक्ट नहीं किया गया था 2017 में। हाँ, अगर सिटिंग मुख्यमंत्री हो तो उसे प्रोजेक्ट किया जाता है। अगर इसके अलावा कोई भी चीज हो, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, वो इंटरनली सॉर्ट आउट होगा। लेकिन एंड में बात और एंड में रिजल्ट ये है कि पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, इन 4 राज्यों में कांग्रेस की जीत होने वाली है। और मैं आपको ये बात कह रहा हूं, इसे नोट कीजिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस होगा आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं आपके साथ बैठूंगा काउंटिंग डे पे, कांग्रेस जो गेन करेगा इट विल बी अनप्रेसिडेंटेड। मैं एक लास्ट चीज कहते अपनी बात, हंसिए रागी जी, हंसिए, रामायण के बाद पहली बार हंसी सुनने का सुकून मिला है, पहली बार ये सुकून मिला है। हंसिए, घमंड रावण का भी नहीं टिका, आपका कार टिकेगा। हंसिए और हंसिए, ऐसे ही हंस रहे थे रामायण में भगवान राम के खिलाफ, हंसिए और हंसिए, कोई दिक्कत नहीं राजी। लेकिन अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। कल हरीश रावत जी ने क्या कहा? कल हरीश रावत जी ने ये कहा कि उत्तराखंड के नतीजे के साथ पूरे 2022 और 2024 का जो देश का जो माहौल है बदलने वाला। ठीक ऐसे ही हुआ था 2002-2004 में। उत्तराखंड के रिजल्ट के बाद 2004 में कांग्रेस की सरकार आई। तो अब मोदी जी के नंबर जो है ये सीमित है, पॉलिटिकल नंबर्स। इसके बाद जो अगला प्रधानमंत्री भी बनेगा कांग्रेस पार्टी का बनेगा, और उत्तराखंड की पावन भूमि से ये शुभ काम शुरू होने वाला है। अब बताइए, जब मनीष तिवारी आज जो ट्वीट कर रहे हैं और उसके बाद आप ऐसी बात कहेंगे तो संगीत रागी हंसेंगे ही ना। फिर आप उनको कह रहे हैं कि रामायण के हिस्से में ले जा रहे हैं, लेकिन मनीष तिवारी फिर क्यों ट्वीट कर रहे हैं? आप बताइए, मनीष तिवारी ने आज क्यों लिखा? आप मनीष तिवारी जी के लिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट है,
मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ, और मेरे मित्र भी एक टाइम पे रहे वो। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, अगर मैं कभी यूनियन मिनिस्टर रहता ना, पार्टी मुझे कहती चुनाव लड़ो तो मैं लड़ता, मैं कभी चुनाव से चाहता नहीं। अब मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूँ, तो सबको देखना चाहिए अपने भीतर। दूसरों पर टिप्पणी करना बहुत आसान है, बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, इसे छोड़ दीजिए बात। संगीत रागी जी, आप क्यों मुस्कुरा रहे थे ये भी बताइए, जिस पर तहसीन को आपत्ति भी थी। और बहुत खुश, आपत्ति ने बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, मेरे मित्र है, हंस रहे, बहुत खुश हुई। और वो कह रहे हैं आपका अहंकार भी टूटेगा, जैसे वो जया बच्चन कह के गई थी आपके बुरे दिन आने वाले, वैसे आपका अहंकार भी टूटेगा। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किसके श्राप देने से क्या नहीं मरता है, गाय का चर्चा हो चुकी है। लेकिन देखिए, बहुत गंभीर सवाल पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में और थोड़ा सा हास्य भी ले आते हैं। थोड़ा सा राहुल गांधी ने जब कहा था संसद में कि जब मैं बोलूंगा तो कुछ लगता था जैसे बम फटेगा, और जब उन्होंने बोला तो कोई बम क्या, जब छुरछुरी भी नहीं फटा। अब तहसीन भाई कह रहे हैं कि कोई चमकता हुआ, कोई पता नहीं क्या, कौन सा ऐसी उपलब्धि आने वाले चुनाव में हो रही है। लेकिन एक चीज आप जो अभी तक जो आंकड़े बताते हैं कि कहीं भी कांग्रेस पार्टी जिस भी प्रदेश में तीसरे चौथे स्थान पे गई है, वहां से कभी लौट करके दूसरे स्थान पर नहीं आ पाई है। पहला स्थान तो बहुत दूर की बात है। तो कांग्रेस पार्टी यदि 1 दर्जन सीट जीत करके उत्तर प्रदेश में आ जाएगी, ऐसी दूर दूर तक इसकी संभावनाएं नहीं है। रही बात, एक और बात देखिएगा कि मनीष तिवारी जी ने पहली बार नहीं कहा है। आप याद कीजिए, मनीष तिवारी जी ने राहुल गांधी के इनकॉम्पिटेंस पर सीधी टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। और यदि कांग्रेस पार्टी यदि पुराने रॉ में होती तो मनीष तिवारी को कब का पार्टी से बाहर निकाल नहीं, लेकिन क्या संगीत रागी जी, राहुल गांधी यही चाह रहे हैं कि ये वाला जो वर्ग है जो डायरेक्ट उन पर अटैक कर रहा है, ये धीरे धीरे हतोत्साहित होकर खुद चला जाए और फिर वो अध्यक्ष का पद संभाले? सर ऐसी स्थिति है कि वो एक कहावत है ना, रहा न कोई कुल रोवन हारा। रामायण को ही उद्धृत कर रहा हूँ। मैं राहुल गांधी की तुलना कोई रावण से नहीं कर रहा हूँ, उस मानसिकता से कर रहा हूँ। रावण ने अपने पूरे वंश को खत्म करने के बाद अपने आप युद्ध में झोंका। उसको लगता था कि हम शायद विजयी हो जाएं। तो राहुल गांधी अपने जितने बड़े बड़े उनके जो नेता है उन सबको वो सैक्रिफाइस करते जा रहे हैं, और वही वहां से राजनीतिक पार्टियों के दूसरे पार्टियों नहीं, बट वो जानबूझ के सैक्रिफाइस कर रहे हैं या उनकी मजबूरी है सैक्रिफाइस करना? देखिए, दो कारण से। देखिए, जब आप इनकॉम्पिटेंट होते हैं तो इनकॉम्पिटेंस आदमी की एक बड़ी विडंबना होती है। वो अपने से ज्यादा कॉम्पिटेंस के आदमी को अपने बराबर नहीं आने देता है, उसे नजदीक ही रखता है। तो स्वाभाविक है कि जो आदमी आपके समकक्ष या आपसे बेहतर परफॉर्म करने जाएगा उस पर हमेशा आपको खतरा नजर आएगा। ठीक है सर, लेकिन इस पर मेरे मन में एक प्रश्न, मैं उस पर आऊं उससे पहले बिना ब्रेक लिए हेडलाइंस ले रहा हूं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। इस पार्टी में एक बार फिर अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है और मनीष तिवारी ने आज ट्वीट करके कहा कि पंजाब, असम और अब उत्तराखंड में जो हो रहा है पूरा भोग लगाया जा रहा है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में क्या समस्या है। देश की सबसे पुरानी पार्टी, प्रमुख विपक्षी पार्टी, उसमें अगर यह समस्या है तो यह देश के लिहाज से भी ठीक नहीं है। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़े हुए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी, तहसीन पूनावाला और पंकज शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज भाई, अगर सब कुछ ठीक ही चल रहा है तो फिर मतलब सब कुछ ठीक तो नहीं, आप कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या ये इस लेवल पर गड़बड़ है कि एक अध्यक्ष ना मिल पाए पार्टी को? राहुल गांधी क्यों जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं? नहीं, अब संगठन के चुनावों का ऐलान हो गया है और आपको भी पता है कि अप्रैल मई में नया अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का चुन लिया जाएगा। एक बात तो आप मानेंगे कि नेहरू गांधी परिवार ने 23 साल में सोनिया जी ने कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद से जो मेहनत की है, 17 साल में राहुल गांधी ने जो मेहनत की है, और पिछले 2-2.5 साल से प्रियंका जी की जो एक अखिल भारतीय उपस्थिति शुरू हुई है, तो उन्होंने जो मेहनत की है उस मेहनत में कोई कसर नहीं है। और इसी मेहनत का नतीजा है कि आज नरेंद्र मोदी जी
की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की 7 साल के कुराज में जो चीजें जो असफलताएं हैं वो नहीं, पर पंकज भाई अगर इतनी मेहनत की तो बीजेपी की सीटें क्यों बढ़ी, नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में क्यों आए, प्रशांत किशोर क्यों कह रहे हैं कि ये पार्टी जो है वो सीरियस नहीं है और ये जो है वो लगातार बीते 7 साल में जितने चुनाव लड़ी है उसमें 90% से ज्यादा हारी है, अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तीनों लोग? अब सीटें क्यों ज्यादा आई, चुनाव क्यों जीते, इसके पीछे अन्य कारण है, आप जानते हैं। नहीं, मैं नहीं जानता सर, बताइए अनजान कारण कौन से हैं? एक बहुत बड़ा कारण सुशांत जी आप जानते हैं, वो है जिस तरह समाज को बांटकर वोट खींचे गए, वो एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ईवीएम के बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है। और रही बात, अभी आपने एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का जिक्र किया कि वो कांग्रेस के बारे में क्या कह रहा है, तो मैं उसकी बात पर तो कोई तवज्जो देता नहीं हूँ, क्योंकि इस तरह के लोग। पर सर वही डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रशांत किशोर जो है वो गांधी परिवार से भी कुछ दिन पहले मिल रहा था। इस तरह की ओपिनियन देने लगेंगे तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पंकज जी, वही डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रशांत किशोर कुछ दिन पहले गांधी परिवार से मिल के आया था, बात नहीं बनी, नहीं तो वो आज आपको भी कांग्रेस पार्टी को भी बता रहा होता क्या करना है। नहीं तो बात क्यों नहीं बनी? क्योंकि उनको लगा कि जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए वो लोग सीरियस नहीं है। नहीं, उनको कुछ नहीं लगा। अगर कोई काम मांगने जाता है और उसको काम नहीं मिलता है तो वो कुछ भी बातें कर सकता है। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर तो शरद पवार से लेकर पता नहीं कहां किसके से जाकर मिल लिए, मिलने से क्या होता है, काम मांगने के लिए। पर वो डेटा एंट्री ऑपरेटर को आप कहेंगे ना कि ममता बनर्जी को तो अभी जीत मिली, उसी डेटा एंट्री ऑपरेटर के साथ मिली। ये खाम ख्याली है कि ममता बनर्जी को जीत जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर ने दिलाई। अगर ममता बनर्जी इस खाम ख्याली में रहेंगी तो बहुत नुकसान उठाएंगी। ये जीत जो है वो किन कारणों से मिली है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या कांग्रेस पार्टी की भी ये समस्या हो सकती है? पंकज जी की तो अलग राय है, पर मैं कह रहा हूं क्या कि ये कांग्रेस पार्टी की भी समस्या हो सकती है कि कोई प्रशांत किशोर उनके पास जाए और कहे ये समस्या है, तो उनको लगे ये डेटा एंट्री ऑपरेटर मुझे क्या समझाएगा, मेरे पास तो राहुल गांधी है। नहीं सुशांत जी, बड़ा अच्छा हुआ ये चर्चा जहां पहुंच गई। ये शायद मेरे भी चर्चा में, बहस में ये बात न ध्यान में आती। कांग्रेस की मूल समस्या पंकज शर्मा जी ने बता दी, जाने अनजाने उन्होंने वो बता दिया जिसकी चर्चा बड़ी मुश्किल से होती है, कभी कभी होती है, हम लोग कहते रहते हैं। असली समस्या जानते हैं क्या है? कांग्रेस को लगता है कि इस देश में पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक वो सरकार बनाते बिगाड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये लगता है कि हम जिन लोगों को अपने एक इकोसिस्टम के तहत तैयार करेंगे वो इकोसिस्टम जनता के बीच में जाएगा, जनता को समझाएंगे कि देखिए गांधी परिवार महान है, उन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइस किया, क्या क्या त्याग कर दिया, और जनता कहेगी कि अरे वाह, इस सरकार को चुन लेना चाहिए कि कांग्रेस के अलावा कोई सत्ता का दावेदार नहीं। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ वो लोग हैं, चाहे आप विचार के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला करते हैं, वो कहते हैं हम समाज में काम करेंगे, सुबह शाखा लगाएंगे, लोगों से बात करेंगे, बच्चों को स्वस्थ रखेंगे, घर में जाएंगे, परिवार में बात करेंगे, कहेंगे कि सब हिंदू एक हो, एक मंदिर, एक स्मशान, एक कुआं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे हम 18 घंटे काम करते हैं, सुबह से रात तक मिलेंगे, गरीब को योजना देंगे। अब बताइए जनता के बीच में कौन असर करेगा? मुझे लगता है कि यहाँ असली समस्या यही है कि जो काम राहुल गांधी को करना है, जो काम कांग्रेस पार्टी को करना है, जो काम कांग्रेस के दूसरे नेताओं को करना है, वो भरोसे रहते हैं कि पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक करेंगे। पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक। पंकज जी, आपको लग रहा है ये यही हो रहा है, गांधी परिवार कट गया है, जमीन से जुड़ना नहीं चाहता और डिपेंडेंट हो गया है पत्रकारों पर और नैरेटिव सेट करने वालों पर? अगर गांधी परिवार कट गया है तो फिर कौन सा परिवार जुड़ा हुआ है? जितनी देशव्यापी यात्राएं सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और प्रियंका गांधी जी ने की है, उतनी तो किसी ने की नहीं है। मैं नहीं मानता कि गांधी परिवार देश की जड़ों से कटा हुआ है या आम लोगों से कट गया है। समस्या है कुछ अगल बगल के लोगों की। मैं खुलकर ये बात कह सकता हूं कि जितनी मेहनत नेहरू गांधी परिवार ने की है, अगर पार्टी के दूसरे क्रम के, तीसरे क्रम के लोगों का भी उतना ही सहयोग मिला होता तो स्थितियां कुछ और होती। ठीक है, संगीत रागी जी, समस्या गांधी परिवार में नहीं है। एक मिनट हर्षवर्धन जी, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? सुशांत, एक बात देखिए, ये बड़ा मतलब इससे बड़ा अत्याचार कुछ नहीं हो सकता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर। आप कहते हैं कि वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता मेहनत नहीं कर रहे थे, जो प्रियंका जी चली जाते हैं पार्ट टाइम जॉब लेकर। पंकज जी बात पूरी कर रहे हैं, पंकज जी बात पूरी कर रहे हैं। अरे इस तरह से आप हम आप किसी पार्टी में नहीं, के स्तर हैं,
जो बीच के दो तीन स्तर हैं, खामी वहां आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। वो कह रहे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, समस्या बीच के लेवल में है, ऊपर मेहनत हो रही है, नीचे मेहनत हो रही है, बीच में प्रॉब्लम है। मतलब ऊपर वाला ब्रेड ठीक है, नीचे वाला ब्रेड ठीक है, बीच में खराब अंडे का जो है ऑमलेट डला हुआ है। नहीं, देखिए सुशांत जी, मुझे लगता है कि राजनीतिक, जब हम कहते हैं कि कैसे राजनीतिक विस्तार होता है, कैसे राजनीति काम करती है, तो निश्चित तौर पर पार्टी का बड़ा क्लियर कट लेवल होता है। एक कार्यकर्ता होते हैं, उसके ऊपर उन्हीं में से नेता बनते हैं, उन्हीं में से कोई प्रदेश में बनता है, उन्हीं में से कोई राष्ट्रीय में बनता है, जो नेशनल में आ जाता है उसको हाईकमान कहने लगते हैं। लेकिन यहाँ कोई नीचे से नहीं आना है। यहाँ ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी प्रचारक बनेंगे, फिर वो भाजपा में आ जाएंगे, फिर वो संगठन मंत्री रहेंगे, फिर भाजपा कार्यालय से फिर वो गांधीनगर चले जाए, ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या है कि सब कुछ सेट है। गांधी परिवार एक पक्का वाला आला कमान है, उसके नीचे राज्यों में कुछ परिवारों के आला कमान थे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उनको भी गांधी परिवार अब संतुष्ट नहीं कर पा रहा है कि आपका कोई राजनीतिक भविष्य है। जो कार्यकर्ता है उसकी स्थिति यह है कि 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद ये कहा था, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कहा था, किसने कहा था? राहुल जी ने कहा था। जब हजरत वहां हवाई अड्डे से उतरकर और बोनट पे खड़े होकर राहुल जी ने कहा था, प्रियंका जी को मैं छोड़ के जा रहा हूं, शीला कौल जी का घर रंगाया पुताया गया। कितने देर लखनऊ रही? और मुझे लगता है कि इतनी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स भाई बहन कर रहे हैं, उसके बाद भी तहसीन पूनावाला, क्या समस्या यहाँ पर भी है कि हर बात में एक बड़ी कोशिश ये होती है कि गांधी परिवार को प्रोटेक्ट कर लिया जाए, उनके पास या उनके नीचे जितने नेता हैं आप सबको क्रिटिसाइज कर लीजिए, लेकिन कांग्रेस की समस्या में गांधी परिवार का भी रोल है, ये कभी नहीं होता। ये कैसे संभव है कि तीन जो सबसे शक्तिशाली लोग इस पार्टी के हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, उनकी कोई कमी नहीं, उनकी कोई गलती नहीं? कौन कहता है सुशांत की गांधी परिवार को प्रोटेक्ट कर रहा है? सुबह शाम दिन रात 24 घंटे 365 डेज इस मुल्क का मीडिया सिर्फ प्रश्न राहुल गांधी से पूछता है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए। पर सर मैं कह रहा हूं पार्टी पूछती है क्या कभी तहसीन पूनावाला, आप इतने कांग्रेसी मित्र हैं आपके, आपने कभी उनको ये बोलते सुना कि नहीं ये परिवार में भी कुछ समस्या, ये लोग ठीक नहीं कर रहे? मैं उसका उत्तर दे देता हूँ। कांग्रेस में, मैं थोड़ा सा लंबा समय लूंगा, कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति, सुशांत भाई कल आपने ज्वाइन कर दिया, पंकज भाई, त्रिपाठी भाई, राजीव भाई, मैं हूं, कोई भी व्यक्ति अगर कांग्रेस में आता है वो कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव के लिए लड़ सकता है। वो गांधी परिवार को चैलेंज करने के लिए स्वतंत्र है, वो क्यों नहीं करते उनके ऊपर है, पहली बात। लेकिन आपने कब सुना है कि बीजेपी का अध्यक्ष आरएसएस के बाहर आया है? कांग्रेस में आपके पास ये लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई नहीं लड़ता वो अलग बात है। दूसरी बात, अपनी बात मुझे आपको एक बात समझानी है। बार बार त्रिपाठी जी और एक वरिष्ठ पत्रकार में उनका आदर करता हूँ, कहते हैं कि गांधी परिवार देश से जुड़ाने में ज्यादा पास्ट में नहीं जाता हूँ। आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए सुशांत भाई, आप पीछे टीम को बोले मुझे फैक्ट चेक करने को। 12 फरवरी 2020 को राहुल गांधी कहते हैं इस देश में एक बहुत बड़ा कहर आने वाला है कोविड का। तो 12 फरवरी 2020 को देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी उनका मजाक उड़ाते, टाइम्स ऑफ इसका रिकॉर्डेड, उनका मजाक उड़ाते, उनको तरह तरह की अनादर बातें करते हैं। इसके बाद 8 मार्च 2020 को WHO कहता है कि कोविड एक पेंडेमिक है। 13 मार्च को राहुल गांधी बोलते हैं कि बहुत बड़ी समस्या हमारे मुल्क में, हमारे देश की इकोनॉमी समाप्त होने वाली है। तो 15 मार्च 2020 को देश के फाइनेंस, सॉरी तहसीन, मैं एक चीज बस बीच में पूछ रहा हूं। 12 फरवरी 2020 को राहुल गांधी कहते हैं इस देश में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है कोरोना की, और उसके बाद देश भर में घूम घूम कर वो खुद चुनावी रैली करते हैं, वो खुद जो है वो बंगाल में बड़ी बड़ी भीड़ को संबोधित करते हैं, वो खुद जो है वो खुद कोरोना संक्रमित होने के 2 दिन बाद बताते हैं कि उनको कोरोना हुआ है, और उस बीच वो एक रैली कर चुके थे। मैं इसका भी आपको जवाब देता हूं। मैं बात कर रहा था 12 फरवरी। सर राजनीति मुझे डिस्टर्ब मत करो क्योंकि मैं तथ्यों से बोल रहा हूं। अच्छा छोटे में, उसके बाद रागी जी के पास जाऊंगा, छोटे में सर समय कम है। मैं 12 फरवरी को जिस व्यक्ति ने जब कोविड को इस देश की स्वास्थ्य मंत्रालय ने गंभीरता से नहीं लिया, कहा कोविड हमारे मुल्क पे आने वाला है, और 15 फरवरी को कहता है इससे फाइनेंस हमारा इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो अनुराग ठाकुर कहते हैं ये झूठ कह रहा है। इसके बाद जो आप बात कर रहे हो सेकंड फेज की, मैं फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूं। इसके बाद जो हुआ आप देखिएगा, आज भी राहुल गांधी ने कहा कि 3 काली कानून वापस लेने पड़े और सरकार को लेने पड़े। आज भी राहुल गांधी लगे हुए तेनी के ऊपर, उस मुद्दे के ऊपर जिसमें, ठीक है सर मेरे पास वक्त कम है, प्लीज रागी जी को एक रिस्पॉन्ड करने दीजिए, बहुत देर से चाह रहे रागी जी। ठीक है सुशांत जी हर्षवर्धन जी ने कुछ का हिस्सा बोल दिया है, यही विडंबना है। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है और डेटा एनालिस्ट प्रेडिक्शन नहीं कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी को ये एहसास हो गया था। दूसरी बात, यदि आप ये कहते हैं कि इतना काम करने के बावजूद भी आपको, यदि आपके नेतृत्व को
यदि जनता स्वीकार नहीं कर रही है तो ये तो और भी बड़ी समस्या खड़ी कर रही है। आखिर वही एपरेटस था, वही संगठन था, लेकिन नरेंद्र मोदी जब सत्ता के शीर्ष पर पहुंचते हैं तब उन्होंने पूरे कैंपेन को लीड किया और राहुल गांधी और उनका परिवार पिछले कई वर्षों से सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए कैंपेन को लीड कर रहा है और 22 लगातार चुनाव आदमी हारता है। 22 चुनाव जहां जो आपकी पुश्तैनी कंस्टिट्यूएंसी है वो भी आप हार जाते हैं, लेकिन दोष किसको देते हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देते हैं। भाई जो मिडिल मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट भी तो राहुल गांधी का चुना हुआ है सर। देखिए मैं बस इतना कहूंगा कि अगर कोई आपको ये बार बार कह के जा रहा है कि आप निर्वस्त्र हैं और आप अपना आईना बदलते जा रहे हैं लेकिन कपड़ा नहीं बदल रहे या कपड़ा पहनने की कोशिश भी नहीं कर रहे, तो रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। आईना बदलने से नहीं होगा सर। कांग्रेस पार्टी में कुछ तो समस्या है। आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, आपने अपने अपने पक्ष रखे। मुझे लगता है जो लोग सुन रहे होंगे उनको भी समझ में आया होगा और पार्टी के लोग भी सुनेंगे तो कुछ तो विचारेंगे, क्योंकि देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी या बड़ी पार्टियां मजबूत हों। ऐसे लोकतंत्र नहीं चल सकता कि भाई एक पार्टी मजबूत पे मजबूत होती जाए और दूसरी पार्टी ध्यान ही ना दे और वो कमजोर होती जाए। इसलिए यह चर्चा बड़ी जरूरी थी। मुझे लगता है इससे कुछ ना कुछ तो निकलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं राष्ट्रवाद में।